चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो इस तरह से लीनियर चार्ज है, मान लीजिए बहुत सारे डॉट 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 हमारे पास चार्जेस हैं जो कि एक लाइन में रखे हुए हैं, सीधे लाइन में रखे हुए हैं। और लाइन की चार्ज डेंसिटी जो है, इसमें जो चार्ज की डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं क्यू कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर कह सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ से कोई भी डिस्टेंस है डी, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल जो अप्रोच रहती है वो क्या रहती है, छोटा सा सेगमेंट कंसिडर कर लेंगे। सेगमेंट की जो विड्थ है, लेंथ है, वो मान लेंगे डी वाई है, और सेंटर से यहाँ इस पॉइंट से कुछ वाई डिस्टेंस पर वो छोटा सा सेगमेंट है। अब हम क्या करेंगे, उस सेगमेंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करना है। चलिए, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, और इसके टॉप और बॉटम से ये जो एंगल बनेगा, छोटा सा एंगल, ये एंगल आएगा डी थीटा। ठीक है, इस लाइन चार्ज का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये एंगल ड्रॉ कर रहा है थीटा 2, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये वाला एंगल है, मान लीजिए थीटा 1। तो पूरा सेटअप हमने किया है, यहाँ पे अलग अलग कलर से करने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब मैं इस छोटे से सेगमेंट को, एक छोटा सा जो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, कौन सा नाम दे देता हूँ, ओ ए, इस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाते हैं अलग से। तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिखेगा। सोचिए, इस छोटे से सेगमेंट की वजह से, ये जो डी वाई सेगमेंट था, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इधर, इस तरह। अब ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड था डी ई, तो डी ई होगा कितना, डी ई होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर ये डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए ये डी था, ये एंगल था थीटा, तो आर हो जाएगा मेरे पास डी सेक थीटा, डी सेक थीटा। ठीक है ना, आर कॉस थीटा डी के बराबर होगा, तो कॉस थीटा इधर चल जाएगा तो सेक थीटा बनता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे चार्ज कितना है। ठीक है, इस छोटे से सेगमेंट पे, तो डी क्यू की जो वैल्यू आएगी, डी क्यू की वैल्यू आएगी लैम्डा डी वाई, लैम्डा इंटू डी वाई। तो यहाँ रख देते हैं, तो डी ई इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास ये डी वाई की वैल्यू हम लोग और निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डी वाई में नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाई के साथ वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इसको इंटीग्रेट करने से पहले डी वाई को भी निकालना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो डी वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ट्रायंगल में से देखिए, ये वाई है, ये डी है, ये थीटा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y अपॉन डी इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज tan थीटा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी वाई इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी थीटा, तो इधर चल जाएगा। मैंने डी को ऊपर लिखा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। डी वाई को हम वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो डी ई इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो डी से भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो डी ई बचेगा के लैम्डा अपॉन डी, और यहाँ बचेगा डी थीटा, के लैम्डा डी थीटा अपॉन डी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। उससे पहले हमें देखेंगे, देखिए ये ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, अवे फ्रॉम दिस तो ये छोटे से सेगमेंट की वजह से। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, दो कंपोनेंट्स आएंगे। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और दिस विल बिकम डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट होगा ई पैरेलल, यानी कि इसके पैरेलल कंपोनेंट, तो यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, ठीक है। एक आ जाएगा ई परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, और डी ई की वैल्यू मेरे पास है। सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं लिमिट भी रख देता हूँ थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से माइनस का थीटा 2, क्योंकि थीटा 1 क्लॉकवाइज है, थीटा 2 माइनस एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम लोग इसको प्लस ले रहे हैं, इसको माइनस ले रहे हैं। तो मैं डी ई की वैल्यू रखूँगा के लैम्डा बाय डी, फिर आएगा साइन थीटा, इंटीग्रेट कर दें इसको डी थीटा के साथ, थीटा 1 से थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लिख सकते हैं के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सिमिलरली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, तो यह आएगा इंटीग्रेशन डी, डी की जगह लिखेंगे के लैम्डा डी कॉस थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, वो भी माइनस में। तो इसको इंटीग्रेट करने के हमें मिलेगा के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए हैं, पैरेलल कंपोनेंट भी आ गया है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि जो एंगल्स हैं, हम एंगल्स की कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। मान लीजिए एंगल है 30 और ये है मान लीजिए 60, ये डिस्टेंस को डी ही रखते हैं। तो पैरेलल कंपोनेंट भी निकालेंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ई पैरेलल आएगा के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 2, थीटा 2 कितना है 60, कॉस 60 माइनस कॉस 30, कॉस 60 माइनस कॉस 30। तो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। उसके बाद परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा के लैम्डा बाय डी साइन 60 प्लस साइन 30, और इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि वायर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की है। इनफाइनाइट अगर लेंथ वायर का है, सोचिए मान लीजिए इस पॉइंट से निकाल रहे थे और हम इस लाइन को मिला रहे थे। जैसे जैसे वायर बड़ा होता जाएगा, ये लाइन का जो एंगल है, जो मार्कर का एंगल दिख रहा है आपको, बड़ा होता जा रहा है। लेकिन अगर ये लाइन चार्ज इनफाइनाइट लेंथ तक है, तो इस को ऊपर करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब ये एंगल पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएगी। अगर दोनों लाइन पैरेलल्स है तो
इन्फिनिटी पे जाकर इंटरसेक्ट करती है। छोटी क्लासेस में हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। तो ये एंगल जो है 90 हो जाएगा, θ1 भी θ2 भी। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, तो उस कंडीशन में θ1 90 हो जाएगा और θ2 भी 90 हो जाएगा, नीचे की तरफ भी 90 डिग्री इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो जो ये हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं ना, ये वाली लाइन, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है, इस तरह से। तो उस केस में अगर हम ई पैरेलल लिखेंगे तो आएगा k लेमडा बाय डी cos 90 माइनस cos 90, ये तो 0 हो जाएगा। और ई परपेंडिकुलर लिखेंगे k लेमडा बाय डी sin 90 प्लस sin 90, तो हो जाएगा 2k लेमडा बाय डी, 2k लेमडा बाय डी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे अगर हम देखेंगे, इनफाइनाइट वायर अगर हो गया तो भाई ये कंपोनेंट 0 हो रहा है। अब ये कंपोनेंट 0 क्यों हो रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से भी समझते हैं। हमने मैथमेटिकली समझा कि ये 0 हो गया, बट थोड़ा उसका फील लेते हैं कि वो 0 क्यों हो रहा है। समझिए, जो आपका वायर है, अगर मैं उसको जस्ट हाफ से, मतलब ये डिस्टेंस अगर L है, ये भी डिस्टेंस L ले लूँ, जो कि इन्फिनिटी केस में हो सकता है। अभी हमने एंगल्स अलग अलग लिखे, 60 और 30 लिया था। मान लीजिए ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल लेंथ बराबर है, तो ये जो एंगल्स बनेंगे, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक। अब एंगल बराबर होने से क्या होगा, समझिए, यहाँ पे आप एक कंपोनेंट लोगे, इस कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा DE, उसी के एडजेसेंट, मतलब करस्पॉन्डिंग आप सेम डिस्टेंस पे एक कंपोनेंट यहाँ से भी ले सकते हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा DE इस तरह से, ठीक। अब सोचिए, इन दोनों के ही जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो ऐड हो जाएंगे, और जो इस लाइन के पैरेलल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका पैरेलल कंपोनेंट, इस लाइन के जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा इसका, ये वाला, ये कंपोनेंट DE cos थीटा या sin थीटा, जो भी लेंगे हम लोग, D, ये परपेंडिकुलर पैरेलल हो गया, पैरेलल कंपोनेंट, ये पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि सब कुछ सेम है, वायर ये मतलब चार्ज भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम आ गया, तो ये कंपोनेंट तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, क्योंकि वहाँ माइनस है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अपोजिट है ना, इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और समझना हमें ज़रूरी है कि देखिए, कोई भी इन्फिनिट लेंथ तक चार्ज को बनाना, इन्फिनिट का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे मार्कर है, क्या इस मार्कर की लेंथ इन्फिनिट है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो बहुत छोटा सा मार्कर है, एक तो फाइनाइट लेंथ है इसका। हाँ, अब होता क्या है कि मान लीजिए मैं अपने आंखों से इस मार्कर को देख रहा हूँ, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर ये मार्कर बहुत पास आ जाए मेरी आंखों के ऐसे, तो ना तो मैं इसका टॉप देख पा रहा हूँ, ना मैं इसका बॉटम देख पा रहा हूँ। इस मार्कर का ना टॉप दिख रहा है ना बॉटम। ऐसे ही मान लीजिए आप, ये वॉल है, अगर मैं इस वॉल के बहुत पास चले जाऊं तो ना तो मुझे इस वॉल का टॉप दिखेगा, ना मुझे बॉटम दिखेगा, ना टॉप दिख रहा है ना बॉटम। तो ये मेरे लिए इनफाइनाइट लेंथ हो गई, क्योंकि ना तो मैं इसका टॉप देख पा रहा हूँ ना बॉटम। ऐसा समझिए कि मान लीजिए एक वायर है 1 मीटर की, क्या आप इसको इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर सकते हो? तो सिर्फ एक सिचुएशन में आप इसको इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm पर, मतलब इस वायर के बहुत ही पास अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो आके, इतना सा डिस्टेंस पर आकर के अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लीजिए 1 mm पर या 1 सेंटीमीटर पर, 100 गुना कम हो गया ना डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर भी बहुत होता है। 1 mm या 1 सेंटीमीटर पे आके इसको ऑब्जर्व करोगे तो ना तो आप इसका टॉप देख पाओगे, देखो टॉप देखने के लिए फिर आपको ऐसे मूव करना पड़ेगा,
तो टॉप दिखेगा, और बॉटम देखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। सीधे मुंह रख करके ना तो आप टॉप देख सकते हैं ना बॉटम। तो इस चीज़ को आप इनफाइनाइट मान सकते हो, फिजिक्स ऐसा मानता है। हमारे लेवल पे हम लोग इस चीज़ को इनफाइनाइट लेंथ मान लेते हैं कि अगर डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा तो वायर का लेंथ कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको वैसे भी समझिए, देखिए ये अपने पास d था, ये डिस्टेंस है d, अभी d बहुत छोटा है। अगर मैं इससे इस वायर के टॉप को और इस वायर के बॉटम को मिलाऊं तो ये जो एंगल आएगा ये अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री आएगा मतलब ये वायर कैसा हो गया, इन्फिनिटी वायर हो गया। तो इस चीज़ को हमें अपने आगे वाले ऑब्जर्वेशन जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ पे ध्यान रखना है कि कब हम इसको इन्फिनिट मान सकते हैं, ये कंडीशन हम कब लगा सकते हैं, ये सिचुएशन, ये फॉर्मूला डायरेक्टली कब अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें ध्यान रखना है कि हमारा ऑब्जर्वर बहुत पास होगा इस वायर के। सेम कंसेप्ट आएगा इनफाइनाइट शीट के बारे में। जब मैं आपको डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तो भी मैं आपको बताऊंगा सेम चीज़ कि इनफाइनाइट अगर शीट है, तो इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है कि आप शीट के बहुत पास आ गए, तो ना तो आपको वो दिख रहा है टॉप ना बॉटम, दैट मीन्स वो शीट कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट शीट। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही एक लेंथ आ सकती है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि आप वायर के टॉप को तो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप बॉटम को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो थीटा 2 0 हो जाएगा और थीटा 1 आ जाएगा अपने पास 90। थीटा 2 0, थीटा 1 90। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों बराबर हो जाएंगे ए लेमडा अपॉन डी। डायरेक्शन तो सेम नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स डायरेक्शन अलग अलग रहेगी, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल आ जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड कह देता हूँ भैया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, के लेमडा बाई डी आ जाएगा, ठीक है ना। cos 90 और cos 0, तो cos 90 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1। सेम आप sin 90 sin 0 रखोगे तो sin 0 हो जाएगा 0 और sin 90 हो जाएगा 1, तो के लेमडा बाई डी आ जाएगा दोनों का, ठीक है। इसे कहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर कि एक जो बॉटम है वो आपने पकड़ लिया, यहाँ टॉप पकड़ लिया, तो एक एंगल 0, एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बना तो मुझे क्वेश्चन याद आ गया। क्वेश्चन क्या था, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था, दो वायर है आपस में परपेंडिकुलर है, सेमी इनफाइनाइट वायर मान लेते हैं इनको, है ना। अब ये कह रहा है, चलिए हाँ ठीक है ना, अभी यहाँ से आप ले लो पॉइंट A0 और ये पॉइंट ले लो 0A, मतलब यहाँ इस पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दोनों वायर की लेंथ इनफाइनाइट, दोनों वायर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। तो अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस A है, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो A, ठीक है। दोनों के डिस्टेंसेस क्या हैं, A और A। अभी ये वायर सेमी इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि इसका बॉटम इस लाइन में नहीं है। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यूज हमारे पास है। अपन एक एक वायर की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस वायर की बात करते हैं जो वर्टिकली हमें दिख रहा है यहाँ पे। इस वर्टिकल वायर के लिए देखिए ये जो एंगल आएगा ये आएगा 45, क्योंकि ये भी A है और ये भी A है, तो ये देखिए स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का बाइसेक्टर, है ना। जो आपका डायगोनल आएगा, डायगोनल होता है 90 डिग्री का, बाइसेक्टर यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। और ये थीटा 2 आ गया, थीटा 2 45 और थीटा 1 की वैल्यू आएगी अपने पास 90। तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों आएगा, तो इसको मैं कह देता हूँ E1। तो इसके लिए ई परपेंडिकुलर आएगा ऐसे, ठीक, और ई पैरेलल आएगा नीचे की तरफ, यहाँ ले लेते हैं E1
पैरेलल और E1 परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि दो पैरेलल का साइन बना था तो फिर वो ट्रिपल वन हो जाता, इस तरह से आएगा। ई पैरेलल ई के लेमडा अपॉन ए कॉस 90 कॉस 45, कॉस 90 हो जाएगा 0, कॉस 45 हो जाएगा 1/√, और ई परपेंडिकुलर आ जाएगा अपने पास के लेमडा बाई ए साइन 90 और साइन 45 1/2। ठीक, सेकेंड वाली जो वायर है ये, इसके लिए भी ये जो एंगल है ये 45 डिग्री आ गया θ2, और θ1 कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। θ2 45, θ1 90 डिग्री, कुछ वैल्यू यही आने वाली है, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये इसका परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आएगा, E2 का परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा E2 का पैरेलल, E2 का पैरेलल, एक का पैरेलल दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पैरेलल इसके इधर आ जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर, और पैरेलल कंपोनेंट इधर हमने ले लिया, ठीक है। तो इसमें मैं वैल्यूज रख देता हूँ, कुछ इस तरह से आ रहा है। यह है E1 का, इस वाले का परपेंडिकुलर आएगा के लेमडा अपॉन ए 1 + 1/√2, और इधर आएगा E2 का पैरेलल आएगा के लेमडा अपॉन ए 1/√2, दोनों को माइनस कर देंगे, फिर E1 का पैरेलल आएगा के लेमडा अपॉन ए 1/√2, और E1 का परपेंडिकुलर आएगा ऊपर, ये रहा E2 का परपेंडिकुलर आएगा ये के लेमडा अपॉन ए 1 + 1/√2। अब होगा क्या, जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और इसका भी √2 वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा के लेमडा अपॉन ए, और इधर बचेगा के लेमडा अपॉन ए। अब क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा √this + √this स्क्वायर, तो √2 के लेमडा अपॉन ए, इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो हमारे पास ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कुछ इस डायरेक्शन, ये है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो परपेंडिकुलर इनफिनिट वायर की वजह से इस तरह से हम निकाल सकते हैं, √2 के लेमडा अपॉन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वायर है, इनफिनिट लेंथ का वायर है, इस इनफिनिट लेंथ के वायर के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल है, इसका मास है m मास है, और इसके पास चार्ज है q। तो चार्ज पार्टिकल के पास मास है m और चार्ज है q, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनफिनिट चार्ज की वजह से, इनफिनिट लेंथ की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरह का, ऊपर 2k लेमडा अपॉन d, ये डिस्टेंस मान लेते हैं d है। तो हो क्या रहा है कि ये लेविटेट कर रहा है हवा में, ये चार्ज हवा में टंगा हुआ है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो सोचिए इस कंडीशन पे जब वो हवा में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज हवा में लटका हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वेट जो है, वेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज बैलेंस्ड बाय फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स कितना होता है Q × E, वेट होता है mg, तो हम लिख सकते हैं Q 2k लेमडा अपॉन d
बराबर एम जी, क्यू 2k लैम्डा अपॉन डी बराबर एम जी। सो ये एक बैलेंस कंडीशन आ गई है अपने पास, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि कितना चार्ज है, कितना लैम्डा है, कितना डी है, कितना मास है, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम इसको इक्वेट करके आंसर दे सकते हैं। बट मेरा आंसर ये नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए इसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए या ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। देखिए नीचे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा mg से, तो इसको ऊपर धक्का देगा। मान लीजिए x डिस्टेंस नीचे लाया था, तो x डिस्टेंस नीचे लाने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड mg से ज़्यादा हो गया, क्योंकि d अगर कम हो जाएगा, d रिड्यूस होगा तो E बढ़ेगा, E इज ग्रेटर देन mg, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है E, Fe, वो mg से ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा ताकि इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, अपनी बैलेंस कंडीशन में आ जाए। तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ रुकेगा नहीं, बिकॉज उसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये और ऊपर जाएगा और इस तरह से फिर ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। तो उसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, लेट्स सपोज वी हैव डिस्प्लेस्ड इट विद अ डिस्टेंस x। तो इसका जो हमने इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस्ड बाय x, तो जो नया फोर्स बनेगा इसके ऊपर वो आएगा 2k लैम्डा क्यू, 2k लैम्डा क्यू, 2k लैम्डा क्यू अपॉन d प्लस एक्स, अपॉन d प्लस एक्स। तो अभी इस पे नेट फोर्स कितना है, F नेट, इस पोजीशन पे, x पोजीशन पे इस पे नेट फोर्स कितना है। अब क्योंकि mg तो इसके बराबर है, अभी हमने d प्लस एक्स कर दिया तो F कम हो गया, तो जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 2k लैम्डा क्यू अपॉन d प्लस एक्स माइनस mg। दिस विल बी नेट फोर्स, अपवर्ड डाउनवर्ड जहाँ पे भी आएगा आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा होना था हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से d कॉमन लेते हैं, तो 2k लैम्डा क्यू अपॉन d कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स अपॉन डी हो गया, माइनस का mg। तो इस इक्वेशन में ये जो पोर्शन है इट इज mg इटसेल्फ। देखिए यहाँ से देख सकते हैं ये mg के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ mg अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन डी माइनस mg। mg कॉमन ले लेता हूँ, mg कॉमन लूँगा तो मैं लिखूँगा 1 प्लस एक्स अपॉन डी की पावर माइनस 1 माइनस 1। बाइनोमियल लगा दूंगा mg और इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन डी माइनस 1। इसको ओपन कर लूँगा बाइनोमियल से, तो प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस का mg x अपॉन डी, ये F नेट आ गया। अब हम ध्यान से देख सकते हैं ये SHM की कंडीशन है, हम कह सकते हैं ये इक्वल है माइनस kx के। देखिए F इज प्रोपोर्शनल टू x, जब ऐसा होता है तो SHM होता है, SHM होगा यहाँ पे, F इज प्रोपोर्शनल टू kx की पावर n, n की वैल्यू है 1 यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है चलिए पूरा कैलकुलेट करते हैं। हम लिख सकते हैं F बराबर ma इज इक्वल्स टू माइनस का mg बाई डी इंटू एक्स ए, तो m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा उसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस mg बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन SHM का होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ वी कैन राइट x x कैंसिल करके ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g बाय डी m। अच्छा m कैंसिल हो गया था इसी स्टेप में, m कैंसिल हो गया g बाय डी एक्स।
ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाय डी, तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट डी बाय जी. दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ SHM. तो इस तरह से SHM भी हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं NTA के द्वारा, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. इसमें हम लोग और भी नए क्वेश्चंस बना सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको. इस पार्टिकल की जगह एक स्प्रिंग लगा दें यहाँ पे. इसका मास है m और इस पर चार्ज है q. ठीक है. अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जो भी इसका एक्सटेंशन है जो भी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. अभी ऑसिलेट नहीं कर रही है. अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके ऑसिलेट करा दिया जाए. स्ट्रेच करके ऑसिलेट कराएंगे तो इसका टाइम पीरियड बदल जाएगा. टाइम पीरियड कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए और जो भी आंसर है उसको कमेंट में लिख दीजिए. थैंक यू. तो अभी हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.